जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पावर इन एसी सर्किट। देखो, पावर इन एसी सर्किट का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक हमारी बुक में कितने पार्ट्स में है? 4 पार्ट में है। यानी कि इस टॉपिक के हमारे 4 पार्ट हैं। एक है हमारा रेसिस्टिव सर्किट के लिए, एक पावर है हमारी इंडक्टिव सर्किट के लिए, एक पावर है हमारी कैपेसिटिव सर्किट के लिए और एक पावर हमारी LCR सर्किट के लिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इन चारों को कवर करवा दूंगा और इस तरीके से कराऊंगा कि मैं ना आपको ये करा रहा हूं, ना मैं आपको ये करा रहा हूं, ना मैं करा रहा हूं आपको ये। मैं करवा रहा हूं आपको LCR सर्किट की पावर, और LCR सर्किट की पावर का जो रिजल्ट आएगा मैं आपको उसी रिजल्ट से इस रिजल्ट पर भी ले जाऊंगा, उसी रिजल्ट से इस रिजल्ट पर भी ले जाऊंगा और उसी रिजल्ट से मैं आपको इस रिजल्ट पर भी ले जाऊंगा। कुल मिला के आज मैं आपको इस वीडियो में इस टॉपिक को इस तरह से करा रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो के बाद आपको इन चारों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो कवर करने के बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये तो हो ही जाएगा। और ये एग्ज़ाम में अगर बन जाता है टॉपिक इन चारों में से कोई सा भी, तो कम से कम 3 नंबर लेके आता है। और मैं कह रहा हूँ ये 3 नंबर अगर पेपर में मिलते हैं तो ये आपके लिए फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री। आप इनको तुरंत ले जाओगे, 3 के 3 नंबर पूरे फुल नंबर मिलेंगे अगर आपने आज की इस वीडियो को ढंग में समझा तो। क्योंकि इस टॉपिक को करने की एक टिप होती है और मैं आज आपको इस वीडियो में उस टिप्स के बारे में डिस्कस करूंगा और वही टिप्स मैं आपको आज इस टॉपिक में देने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पावर की, तो सबसे पहले पावर होती क्या है? जब किसी भी सर्किट के अंदर से करंट जाता है यानी करंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपकी एक एनर्जी। तो कुल मिला के जब किसी भी सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इसका मतलब उसके अंदर से क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है। तो कितने रेट के साथ, यानी कितने टाइम में कितनी एनर्जी वो सर्किट क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। यानी कि द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कि किस रेट के साथ एनर्जी क्या हो रही है उस सर्किट में कंजप्ट हो रही है, दैट एनर्जी इज नॉन एज, मतलब दैट रेशियो इज नॉन एज पावर। तो पावर क्या हुआ? पावर इज डिफाइंड एज द एनर्जी अपॉन टाइम, कि कितना एनर्जी हुई हमारी कितने पर्टिकुलर टाइम में जो सर्किट वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। अगर बात करें तो पावर का फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था, दैट इज पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। बट ये जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला होता है हमारा किस करंट के लिए? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए। लेकिन एसी क्या होता है? एसी तो अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? साइनोसाइडली चेंज करता है, बताया था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिर उसके लिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए हम पावर कैसे निकालते हैं? उसके लिए हम पावर की जगह यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या यूज करते हैं हम? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है कि पावर किसी भी एक पल, किसी भी एक क्षण पर कितनी है। और फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है? वोल्टेज की जगह हो जाता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या EMF, और इनटू करंट की जगह हो जाता है इंस्टेंटेनियस करंट।
तो कुल मिला के यहाँ पे जब भी हम पावर निकालें किस सर्किट की, एसी सर्किट की, तो हम पहले क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं और फिर बाद में इंटीग्रेशन करके हम उसकी टोटल पावर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, टॉपिक में क्या करना है आइए देखते हैं। क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे पावर इन एसी सर्किट। क्या लिखेंगे, the rate at which the electric energy is consumed in an electric circuit is called electric power। मैं कह रहा हूँ इतनी आसान लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन दे रखी है सभी वीडियोस के अंदर कि इससे आसान लैंग्वेज नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा टॉपिक नहीं भी पढ़ा हो उसके बारे में तो वो लैंग्वेज पढ़ के समझ जाए उस टॉपिक को, इतना ईजी लैंग्वेज में लिखवा रखा है आपको। तो क्या लिखा है देखो, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, यानी कि वो रेट जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है एसी सर्किट के अंदर कंज्यूम करी जाती है, खत्म करी जाती है, उसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं उसको, पावर। ठीक है ना। फॉर एन एसी सर्किट वी डिफाइन द पावर एज द इंस्टेंटेनियस पावर। देखो एसी सर्किट में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया डीसी में क्या होता है, डीसी में पावर का सीधा होती है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। बट एसी क्या होता है, एसी अपनी वैल्यू को चेंज करता है साइनोसाइडली, बता रखा है आपको। तो उसके अंदर हम पावर शब्द यूज नहीं करते, उसके अंदर हम पावर की जगह यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, और वोल्टेज की जगह इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और करंट की जगह इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है ना। तो क्या कहा इन्होंने, फॉर एन एसी सर्किट वी डिफाइन द पावर एज इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि एसी सर्किट में हम पावर को क्या डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, जो क्या होता है विच इज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है किस किस का, ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है ना। अब उसकी डेरिवेशन क्या होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, लेट अस सपोज एन एसी सर्किट, हमने एक एसी सर्किट को कंसीडर किया हैविंग अ वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट गिवन बाय। हमने माना कि हमारे पास एक एसी सर्किट है जिसके अंदर करंट कितना है और ईएमएफ कितना है। तो हमने माना कि हमारा जो ईएमएफ है उस सर्किट का वो कितना है, वो है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द EMF, यानी कि वोल्टेज इन द LCR, सॉरी इन द सर्किट। क्या सर्किट में, एसी सर्किट के अंदर। करंट कितना है, करंट हमने मान लिया I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। देखो करंट क्या होता है, करंट या तो आगे चलता है या पीछे चलता है या साथ साथ चलता है, तीन ही काम हो सकते हैं। तो हमने मान लिया, हमने एक जनरल केस ले लिया कि हमने माना कि करंट कहाँ चल रहा है, पीछे चल रहा है। आप आगे भी ले सकते हो, +5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि करंट कहाँ है, पीछे चल रहा है। और जब करंट पीछे चलेगा तो वो करंट कितने एंगल से चल रहा है, वो हमारा करंट जा रहा है फाई एंगल से। हमने एक जनरल एंगल लिया फाई, ना हमने π/2 किया ना हमने 0 किया, हमने कोई स्पेशल केस नहीं लिया, हमने एक जनरल एंगल ले लिया फाई। बाद में जब हम स्पेशल केस करेंगे जब आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, ई हमारा कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई कितना हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। वेयर फाई क्या है यहाँ पर, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। फाई क्या है यहाँ पर, फाई हमारा वो डिफरेंस है जो वोल्टेज और करंट के बीच में, नहीं करंट कितना पीछे है यहाँ पे, फाई एंगल, तो कितना फेज का डिफरेंस हो, फाई एंगल का। ठीक है ना। द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और ये इंस्टेंटेनियस करंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पावर होगा। तो पावर इज गिवन बाय, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल्स टू E इंटू आई। इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड को उठा के इस थर्ड के अंदर रख दिया। तो क्या किया हमने, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड। तो क्या होगा, तो P इज इक्वल्स टू E, E की वैल्यू है हमारे पास E नॉट साइन ओमेगा टी, ये रही, और I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो I की जगह हमने क्या रख दिया, I की जगह हमने रख दिया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां पे लग रहा है साइन ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी। ये मैथ का सिंपल फॉर्मूला है, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता ये फॉर्मूला फॉर्मूला शीट के अंदर ऐड कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो एज इट इज़ है, लेकिन इसको ओपन करेंगे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। अब इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये ई नॉट आई नॉट एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, तो ये होंगे हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। क्लियर? ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन ओमेगा टी की अंदर मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या होगा, ये आया पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। कैसा पावर है ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, तो वर्क भी इंस्टेंटेनियस छोटे समय के लिए जाएगी और टाइम भी क्या होगा, छोटे से समय के लिए लिया जाएगा। तो क्या होगा, डी डब्ल्यू, छोटा वर्क और छोटा टाइम, तो यानी कि ये बन गया, हम पावर की जगह लिख देंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। क्लियर है? यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी डब्ल्यू कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। कुछ नहीं किया, सिर्फ इस डी टी को उठा के उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया। ये क्या आया, ये आया आपका डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या हुआ, छोटा सा वर्क। हमें निकालना है टोटल वर्क फॉर अ फुल साइकिल, तो क्या करेंगे, हमें निकालना है फॉर टोटल वर्क, किसके लिए, फॉर फुल साइकिल। फॉर फुल साइकिल, एक साइकिल का मतलब होता है ये, इसको बोलते हैं वन साइकिल। फॉर फुल साइकिल we have to integrate ये हमें पता है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ही तो करते हैं। we have to integrate both side, क्योंकि छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्या करा, we have to integrate both side। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसका, ई नॉट आई नॉट, अंदर क्या है आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, देखो अब मैं थोड़ा सा मैथ्स का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है मैथ्स में। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यही तो होगा। ऐसे अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर ओमेगा टी से कंपेयर करूँ तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, बट थीटा की जगह ओमेगा टी कर दिया। तो कुल मिला के साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्लियर? ऐसे जरा यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, पढ़ा है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो होता है। अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में यूज़ करूँ तो क्या होगा, जब देख सकते हो आप, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा अपॉन 2, यही तो होगा। अब यहाँ देखो, साइन थीटा कॉस, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, लिख सकते हैं ना। तो क्या करा, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह तो हम ये यूज करेंगे, कहाँ पे, इस जगह, और इस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह यूज करेंगे साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, किसकी जगह, इसकी जगह। क्लियर? तो वैल्यूज पुट करते हैं, क्या वैल्यूज होगी देखो जरा ध्यान से,
क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट आई नॉट। बताओ क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और साथ में वो तो एज इट इज है कौन, कॉस 5। क्लियर यहाँ तक। माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो ये क्या हो गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ये साइन 5 एज इट इज इंटू डी टी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कुल मिला के यहाँ पे ये लाइन। अब क्या करना है, अब हमें सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, कैसे, इंटीग्रेशन ई नॉट आई नॉट, इस कॉस 5 को साथ बाहर ले रहा हूँ, कॉस 5 और 2 को भी बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक। इस dt को इसके साथ ले रहा हूँ, यानी कि दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, इस dt को अलग कर दिया। बचा हुआ दूसरा कौन है, माइनस इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन 5, और इसका इंटीग्रेशन हो गया dt। यानी कुल मिला के दोनों का इंटीग्रेशन क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब क्या होगा, अब देखो जरा ध्यान से, ई नॉट कॉन्स्टेंट है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, कॉस 5 कॉन्स्टेंट, क्योंकि 5 क्या होता है फेज डिफरेंस, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, 2 कॉन्स्टेंट। कुल मिला के ये सब क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई नॉट आई नॉट कॉस 5 अपॉन 2, अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का। क्लियर। ऐसे ही यहाँ देखो 2 कांस्टेंट है और साइन 5 कांस्टेंट, तो वो भी बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 5 अपॉन 2, इंटीग्रेशन किसका होगा साइन 2 ओमेगा टी का, किसके रेस्पेक्ट में, डी टी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें दोनों साइड का क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। क्या करते हैं आइए देखते हैं। अब क्या होगा देखो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट कॉस 5 बाई 2, ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, ई नॉट आई नॉट कॉस 5 बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन जब डी टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है टी, तो यहाँ से तो हमारा 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया टी। क्लियर। cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर दोबारा बता रहा हूं, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा sin कितना होगा, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, साथ में क्या माइनस साइन 5 बाई 2, तो ये हो गया माइनस साइन 5 बाई 2। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर सुनो, वो होता है माइनस का 2 कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा क्या, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा।
कुछ नहीं किया, सिंपल इंटीग्रेशन किया बस। अब जरा बात करते हैं किसके लिए निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं फॉर अ फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए टाइम कितना होता है, 0 से लेके t टाइम होता है। तो जहाँ जहाँ हमने इंटीग्रेशन करा है वहाँ क्या कर देंगे हम, टाइम लिमिट रख देंगे 0 से लेके t टाइम तक, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, 0 से लेके t टाइम तक हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा। तो 0 से लेके t तक जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी लिमिट पुट करते हैं 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक एंड 0 से लेके t तक। अब क्या करना है, अब सिंपल लिमिट पुट करने, तो लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं उसको भी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये बन जाएगा E0 I0 cos phi अपॉन 2। ये कितना होगा, ये होगा t-0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/2 ओमेगा, अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है साइन 2 ओमेगा t माइनस साइन 0, ठीक है। और इधर से क्या बचता है, इधर से बच जाता है आपका, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये बच जाएगा आपका माइनस का साइन 5/2। देखो एक माइनस ये रहा, एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर बचेगा आपका कॉस, ये 2 ओमेगा भी बाहर ले लेते हैं तो 2 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 4 ओमेगा, और कॉस 2 ओमेगा टी जब लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस 0। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जरा E0 I0 cos phi अपॉन 2, ये तो एज इट इज रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, t-0 t बच जाएगा, ये होगा हमारा 1 माइनस में 1/2 ओमेगा, ओमेगा टी कितना होता है, प्रीवियस वीडियो में आपको कई बार बताया हुआ है कि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई, क्योंकि 2 पाई 2 तो पहले से ही है, ओमेगा टी की जगह 2 पाई करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई माइनस साइन 0। क्लियर। और ये कितना होगा, ये होगा हमारा प्लस साइन 5/4 ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस, यहाँ भी ओमेगा टी की जगह 2 पाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0। क्लियर। साइन 4 पाई कितना होता है, वैल्यू आपको मैंने बताई हुई, याद रखनी है आपको। साइन 4 पाई होता है 0, ऐसे कॉस 4 पाई कितना होता है, कॉस 4 पाई होता है हमारा 1। क्लियर है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये क्या हो गया, E0 I0 cos phi अपॉन 2 ब्रैकेट t माइनस 1/2 ओमेगा। जरा बताओगे अंदर क्या होगा, साइन 4 पाई कितना होता है, 0 होता है, तो साइन 4 पाई की जगह हमने कर दिया 0, और साइन 0 भी कितना होता है, 0 होता है, प्लस साइन 5/4 ओमेगा कॉस 4 पाई कितना होता है 1, और कॉस 0 भी कितना होता है 1। क्लियर यहाँ तक। इनकी वैल्यूज सॉल्व होंगी तो हो जाएगा E0 I0 cos phi अपॉन 2, और अंदर से आएगा सिर्फ और सिर्फ t, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो अंदर से मिलेगा t। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो वर्क कितना आ गया, वर्क आ गया E0 I0 इंटू t cos phi अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क। बट हमें वर्क थोड़ी निकालना है, हेडिंग क्या हमारी, पावर। तो पावर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला अभी बताया आपको, P एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम। इस बार हम टोटल पावर निकाल रहे हैं, तो टोटल पावर के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क तो हमारा ये आ रहा है, और टोटल टाइम कितना होगा, फुल साइकिल के टोटल टाइम होता है हमारा 0 से लेके t टाइम। तो वर्क बाय इक्वेशन कौन सा नंबर है, इक्वेशन नंबर 4, वर्क की वैल्यू जो भी आ रही है वहाँ पुट कर दी जाएगी। तो P एवरेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा E0 I0 इंटू टी कॉस phi अपॉन 2, और टाइम कितना लेना है यहाँ पे, टाइम की जगह आ गया हमारा t। क्लियर है, t से t कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा E0 I0 cos phi,
और इस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। क्यों लिख रहे हैं अभी बताएंगे आपको। तो 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2। अब जरा देख के बताओ क्या एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा है। E0 अपॉन √2 क्या होता है, ये होता है हमारा ERMS। पीछे आपको पढ़ाया गया था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। ऐसे ही वहाँ पे एक फॉर्मूला हो रहा था I0 बाय √2, वो क्या होता है, वो होता है हमारा IRMS। तो इन दो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो P एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ERMS IRMS cos phi। दिस इज द पावर एसोसिएट विद AC सर्किट। यही वो पावर होगी जो हमारी AC सर्किट के पास होने वाली है, जिस पावर के साथ वो क्या करेगा, एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर एसोसिएट विद द AC सर्किट। अब इसके अंदर स्पेशल केस क्या होंगे, आइए देखते हैं। देखो अब इसके स्पेशल केस में क्या करना है, एज वी हैव, जैसे कि हमें पता है हमारे पास पावर कितनी आई थी, अभी आई थी, एज वी हैव द पावर एसोसिएट विद AC सर्किट इज P एवरेज इक्वल्स टू ERMS IRMS cos phi, वेयर ERMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर EMF, IRMS है रूट मीन स्क्वायर करंट, एंड phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। ठीक है ना। अब बात करते हैं फॉर अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। प्योर रेसिस्टिव सर्किट का मतलब क्या होता है, क्या है, सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका रेसिस्टर लगा हुआ है, यानी कुछ ऐसा सीन है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये रहा आपका रेसिस्टर और यहाँ पे लगा हुआ आपने क्या, एक AC सोर्स, ये वाला सर्किट। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, हेयर द वोल्टेज एंड द करंट आर इन सेम फेज। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, बताया था आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में। दैट इज, तो यहाँ पे phi की वैल्यू कितनी होगी, phi इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 0। phi कितना होगा यहाँ पे 0। देन द एवरेज पावर एसोसिएट विद द प्योर रेसिस्टिव सर्किट इज गिवन बाय, अगर phi की वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा P एवरेज इज इक्वल्स टू ERMS IRMS cos phi, और phi कितना है यहाँ पे 0, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो P एवरेज कितना आ जाएगा, P एवरेज हो जाएगा यहाँ से ERMS IRMS। दिस इज द पावर एसोसिएट विद प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो ये होगी हमारी पावर एसोसिएट विद प्योर रेसिस्टिव सर्किट। अगर बात करें इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट का मतलब होता है, इस बार हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगाया हुआ। तो उसमें क्या होगा, हमें पता है ऐसे सर्किट में हमने पढ़ा था कि वोल्टेज जो होती है ना, करंट से π/2 एंगल आगे निकल जाती है। तो क्या होगा, हेयर द वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज ऑफ π/2, यानी कि इसमें क्या होगा, वोल्टेज करंट से π/2 एंगल आगे निकल जाएगी। दैट इज phi की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, phi इज इक्वल टू होगा यहाँ पे प्लस π/2, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे फेज डिफरेंस प्लस π/2, यानी कि π/2 एंगल आगे निकल जाएगी। देन द एवरेज पावर एसोसिएट विद प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, वो कितनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा P एवरेज इक्वल्स टू ERMS IRMS, और cos कितना है यहाँ पे, cos है cos π/2, और cos π/2 cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारा पावर कितनी आ जाएगी, P एवरेज इज इक्वल्स टू 0। ये हुई हमारी पावर किसकी, इंडक्टिव सर्किट की। अब जरा बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट की। तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, हम यहाँ पे लगा देते हैं एक कैपेसिटर, और इसमें हमने पढ़ रखा वोल्टेज क्या चली जाती है, π/2 एंगल पीछे चली जाती है। तो क्या होगा, हेयर द वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय फेज ऑफ π/2, यानी कि इसमें वोल्टेज क्या होगी, π/2 एंगल पीछे चली जाएगी। और जब π/2 एंगल पीछे होगी तो phi कितना हो जाएगा, phi हो जाएगा इसमें माइनस का π/2, कितना फेज हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का π/2। देन द एवरेज पावर एसोसिएट विद प्योर रेसिस्टिव सर्किट, तो इसमें एवरेज पावर कितनी होने वाली है, तो पावर का फॉर्मूला अभी देखा हमने, P एवरेज कितना होता है, ERMS IRMS और cos phi, phi कितना है इस बार, माइनस का π/2, cos माइनस π/2 भी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से P एवरेज कितना आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। कुल मिला के कैपेसिटिव सर्किट की पावर भी कितनी होती है, 0 होती है। चौथा सर्किट हमने कौन सा पढ़ रखा है, LCR सर्किट। LCR सर्किट में क्या होता है, L भी होता है, C भी होता है और R भी होता है। उसमें क्या होता है, उसमें वोल्टेज आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है, लेकिन कितने एंगल से होती है, phi एंगल से। आगे क्यों होगी, आगे जब होगी जब एक्सिस L बड़ा होगा XC से, और पीछे कब होगी वोल्टेज, जब XC बड़ा
रहा होगा एक्सेल से, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियरली बता रखा है। तो हियर द वोल्टेज में लैग और लीड, क्या हो सकता है, वोल्टेज आगे भी निकल सकता है, पीछे भी निकल सकती है बाय द करंट बाय फेज ऑफ फाई, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सएल एक्ससी, दैट इज वो कितना होगा, वो हमारा फाई कितना हो जाएगा, फाई हमारा प्लस फाई भी हो सकता है और फाई हमारा माइनस का फाई भी हो सकता है, भाई डिपेंड करता है एक्सएल एक्ससी की वैल्यू के ऊपर। देन द एवरेज पावर एसोसिएट विद एलसीआर सर्किट, देखो कॉस फाई भी वही होता है और कॉस माइनस फाई भी, भाई अगर फाई रखोगे तो कॉस फाई होगा, कॉस माइनस फाई रखोगे तो कॉस माइनस फाई होगा, कॉस माइनस फाई की वैल्यू भी फाई के बराबर होती है कि कॉस माइनस को खत्म कर देता है। तो कुल मिला के पावर कितनी हो जाएगी, पावर इसकी हमारी एक ही आ जाएगी, क्या, ई आर एम एस आई आर एम एस cos phi. This is the power associate with LCR सर्किट, ठीक है ना। तो ये चार पावर आपको याद रखनी है, चारों टॉपिक इसके अंदर कवर हो चुके हैं। पहला ये तो हमारा जनरल केस हुआ किसका, एसी सर्किट का। रेसिस्टिव सर्किट में cos फाई कितना हो जाएगा, cos 0 तो पावर होगी ERMS IRMS। इंडक्टिव सर्किट में फाई कितना होगा, प्लस पाई बाय 2 तो पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैपेसिटिव सर्किट में फाई कितना होगा, माइनस पाई बाय 2 तो पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एलसीआर सर्किट में फाई कितना होगा, प्लस फाई या माइनस फाई तो पावर कितनी होगी, ERMS IRMS cos फाई, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ये किसकी पावर निकाली थी हमने पहले, ये पावर निकाली थी हमने एलसीआर सर्किट की। तो आप इस टॉपिक का नाम ये भी बोल सकते हैं, पावर इन एलसीआर सर्किट, क्योंकि यही रिजल्ट हमारा एलसीआर का आ रहा है और यही रिजल्ट हमारा एसी सर्किट का आता। तो आप इसको एग्जाम में अगर पूछ लेना कि कैलकुलेट द पावर एसोसिएट विद एलसीआर सर्किट, तो जो पहले डेरिवेशन मैंने आपको कराई थी इसी वीडियो में, आप वो एज इट इज पूरी उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंप्लीट पावर एसोसिएशन विद एलसीआर सर्किट, विद एल सर्किट, विद सी सर्किट, विद आर सर्किट। चार टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।